नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की क्षमता और सशस्त्र बलों के शौर्य को पुनः स्थापित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। 77वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले वापस लेने को कहा और विशाखापट्टनम में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शक्ति और सशस्त्र बलों की वीरता को पुनः स्थापित किया है और स्वदेशी हथियारों की प्रगति को दर्शाया है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण केवल परेड ग्राउंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र सर्वोपरि की भावना भी पैदा करता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। श्री मोदी ने युवाओं में मोटापे का मुद्दा भी उठाया और उन अध्ययनों का हवाला दिया जो बताते हैं कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति भविष्य में मोटापे से पीड़ित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने निवास पर वैश्विक और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के अंतर्गत आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। सर्वेक्षण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के लिए दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। बजट का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। इससे पहले कल संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों पर बल दिया और स्वास्थ्य तथा कल्याण को समावेशी राष्ट्रीय विकास का केंद्रीय स्तंभ बताया। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। केरल में अगले वित्तीय वर्ष का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल इस वर्ष मई में समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद वित्त मंत्री KN बालागोपाल पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। आज इस विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कार्यान्वित बेम्बला सिंचाई परियोजना पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
बेमला सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कृषि को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई पहल है। 2 अप्रैल 2007 को 2685 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्वीकृत यह परियोजना यवतमाल जिले में स्थित बेमला नदी पर केंद्रित है। क्षेत्रीय जल सुरक्षा और किसानों की आजीविका के लिए परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे प्रगति प्रणाली के तहत समीक्षा के लिए लिया गया। 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी समीक्षा की, जिसके दौरान संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और महाराष्ट्र सरकार को लंबित मुद्दों को समन्वित और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए स्पष्ट और परिणाम उन्मुख निर्देश जारी किए गए। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने, नहर लाइनिंग के बचे हुए कामों को पूरा करने और ठेकेदार से संबंधित बाधाओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। इस समीक्षा के परिणाम स्वरूप परियोजना तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गई और 30 जून 2025 को इसे पूरा किया गया। बेमला सिंचाई परियोजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव सिंचाई व्यवस्था ढांचे से कहीं ज्यादा है। बेमला सिंचाई परियोजना का अनुभव दर्शाता है कि प्रगति कैसे शासन प्रणाली में तेजी लाता है और लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन चुनौतियों को समयबद्ध कार्रवाई में बदलता है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु रविदास जयंती के अवसर पर रविवार को जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि श्री मोदी सुबह संसद के बजट सत्र में भाग लेने के बाद दोपहर में डेरा पहुंचेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में स्थित गुरु रविदास के जन्म स्थान सीर गोवर्धन की यात्रा करते आ रहे हैं। डेरा बल्लन के प्रमुख संत निरंजन दास को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिवस के अवसर पर आधार ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आधार अब 143 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को कवर कर रहा है। नए आधार ऐप से उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं और दूसरों के साथ सुरक्षित रूप से शेयर कर सकते हैं। कई सेवाएं जिनके लिए पहले आधार केंद्र जाना पड़ता था, अब डिजिटल रूप से पूरी की जा सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड द्वारा कुल 30 प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। समारोह की शुरुआत मास्ड बैंड की कदम कदम बढ़ाए जा धुन के साथ होगी, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम बैंड द्वारा अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिली जुली, नृत्य सरिता, मारुनी और झेलम जैसी मधुर धुनें बजाई जाएंगी। बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही धुन का प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना का बैंड ब्रेव वॉरियर, ट्वाइलाइट, अलर्ट और फ्लाइंग स्टार धुनें बजाएगा, जबकि नौसेना का बैंड नमस्ते, सागर पवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती की प्रस्तुति देगा। समारोह का समापन बिगुल वादकों द्वारा बजाई जाने वाली सदाबहार धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकियों के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने ये पुरस्कार जीता है। एक रिपोर्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने अपनी झांकी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए पहला स्थान हासिल किया। जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय ने अपनी झांकी वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार के लिए पुरस्कार जीता। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और नृत्य समूह वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज को विशेष पुरस्कार दिए गए। MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन मत के आधार पर पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स की भी घोषणा की गई। सेनाओं में असम रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सहायक बलों की श्रेणी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शीर्ष पर रहा। झांकियों की श्रेणी में गुजरात स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भरता वंदे मातरम के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहे। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज लगभग 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान परिसर में हजारों लोग एकत्रित हुए हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। अजित पवार सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने विभिन्न सरकारों के तहत 6 बार इस पद को संभाला है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य सरकार से मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त 3 आईएएस अधिकारियों के तबादलों को वापस लेने को कहा है। ये तबादले निर्वाचन आयोग की सहमति के बिना जारी किए गए थे। आयोग ने 28 नवंबर को कोलकाता सहित राज्य के 24 जिलों के लिए बंगाल कैडर के 12 आईएएस अधिकारियों को मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इनमें से 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। इससे किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ कल लखनऊ में हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य के किसान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 0522-231703 नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने कल रात भारत को 50 रन से हराया। विशाखापट्टनम में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 8 गेंद शेष रहते 165 रन पर सिमट गई। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शीतलहर और घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद जागृति। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दुर्घटना में मृत्यु आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, महाराष्ट्र ने सियासत के दादा को खोया। एनसीपी में नेतृत्व संकट, भाजपा के सामने भी चुनौती, महायुति का संतुलन बिगड़ेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्लेन क्रैश ने छीनी जिंदगी। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हमें जानकारी है, केस सुनेंगे, लिखता है नवभारत टाइम्स। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं, यूजीसी द्वारा अधिसूचित हालिया विनियमन का इरादा भले ही नेक हो, पर सवाल हमेशा ये होता है कि इरादों को किस भाषा, संरचना और प्रक्रिया के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया है। ऐसे में ये विनियमन किस दिशा में जाएगा, ये केवल नियमों से नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन के तरीके से तय होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रमुखता देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है, फेक कंटेंट लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर में लिखा है, करी से आगे अमेरिका, यूरोप के लोग भारतीय तीखापन अपना रहे। 95% रेस्तरां में तीखे व्यंजन, पिज्जा, बर्गर तक देशी मिर्च मसाले। सहन शक्ति परखने के लिए जानबूझकर तीखा चुन रहे लोग। हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया को लेकर अमेरिका की एक अदालत में होने वाली सुनवाई को अहमियत दी है। बच्चों की सेहत पर कटघरे में सोशल मीडिया। कई देशों ने सोशल मीडिया पर लगाया है बैन। भारत में भी मंथन जारी। 19 वर्षीय युवक की मां के आरोपों पर होगी सुनवाई। पंजाब केसरी ने दिल्ली के एक परिवार के साथ हुए हादसे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। बोतल फटी, कोको कोला पर 1.5 लाख का जुर्माना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की क्षमता और सशस्त्र बलों के शौर्य को पुनः स्थापित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। 77वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले वापस लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।